खबरों को तफसील से जानेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया जा चुका है। इसके बावजूद सियासी जमातों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे लीडरान और सियासी जमातों पर सख्त है। मजहब और जात पात के नाम पर वोट मांगने वाले लीडरान और तर्जुमान पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी मुस्तकिल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस जारी किया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आम्मा की अर्जी दाखिल करके शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी तर्जुमान और लीडरान टीवी चैनल्स पर डिबेट में मजहब और जात पात की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। अर्जी में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुबकदोश जज की क़यादत में पार्लिमानी इंतखाबात की निगरानी कराई जाए, ताकि घिनौनी सियासत करने वाले लीडरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। इस पर कांग्रेस ने अपने अंदाज में सवाल भी उठा दिए हैं। एक रिपोर्ट। बीजेपी ने आखिरकार आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस इंतखाबी मंशूर का नाम संकल्प पत्र रखा गया। इस इंतखाबी मंशूर में गुज़िश्ता साल के वादों की तरह कई बड़े वादे किए गए हैं। 2022 तक 75 संकल्प पूरा करने का वादा, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, मुल्क के तमाम किसानों को 6,000 रुपए सालाना, शहरियत तरमीमी बिल को कराया जाएगा पास, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हदफ, छोटे दुकानदारों को 60 साल बाद पेंशन का वादा, तलाक़े सलासा पर कानून बनाने का फिर से वादा, आर्टिकल 370 और 35A हटाने का वादा, कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी यकीनी, 15 मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का वादा, 2024 तक 200 एयरपोर्ट बनाने का हदफ। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद, ये हमारी प्रेरणा है। अंत्योदय, ये हमारा दर्शन है। और सुशासन, ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है। संकल्प पत्र में तमाम तरह के वादे किए गए हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों से झूठे वादे कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झांसा पत्र बताया है। मैं समझता हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे तो अच्छा था कि ये माफी नामा जाहिर करते, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार, कभी फकीर और कभी कहीं और। तो जो ये घोषणा पत्र, वो जो वादा करते हैं, कभी निभाते नहीं। साथियों, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा, वो जुमलों से झांसों तक है। 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के 125 झूठे वादों का जवाब मांग रहे हैं। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर सामने आ चुके हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए जाते हैं, वो वादे सिर्फ वादे बनकर ही क्यों रह जाते हैं? जमीन पर इन वादों की हकीकत क्यों नहीं सामने आती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं जमात इस्लामी हिंद ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी अपने विकास के नारे से हट गई है। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस सिलसिले में खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद सलीम हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। जिस तरह से इंतखाबी मंशूर आया है, बहुत सारे मुद्दे शामिल किए गए हैं, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, जो मुद्दे हाईलाइट हुए हैं उनसे ये लगता है
कि अब इस पार्टी के सामने डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है और पिछले इलेक्शन में जो वादे किए गए थे उन वादों के बारे में वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, ऐसा महसूस होता है। और सोसाइटी को ऐसे इश्यूज़ पर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करने वाले हों, पोलराइज करने वाले हों, इमोशंस को भड़काने वाले हों। आपका जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कश्मीर को लेकर के काफ़ी बातें कही गई थी और काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया था, लेकिन बीजेपी ने 370 हटाने, 35A को हटाने की बात की है। 2022 तक वो 75 इस तरह के कदम उठाने वाले हैं। देखिए, इससे अंदाज़ा होता है कि वो पार्टी शायद अब अपने आप को और ज़्यादा परेशानी और मुसीबत में महसूस कर रही है और उनको लगता है कि अब इन इश्यूज़ के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये इश्यूज़ जो हैं वो पहले भी उठाती रही है, मगर इस इलेक्शन में जिस अहमियत के साथ इन इश्यूज़ को आगे ला रही है, तो ऐसा लगता है कि वो आवाम को फेस नहीं करना चाहती रियल इश्यूज़ पर, और आवाम के सामने डेवलपमेंट के एजेंडा पर उनके पास पिछले 5 साल में दिखाने को कुछ नहीं है। इसलिए वो इस तरह के मनफी एजेंडे जो हैं, जिसके बारे में हम बराबर अपना इजहार करते रहे हैं कि चाहे कश्मीर का मसला हो, उस मसले पर आपसी बातचीत के ज़रिए, आपसी एतमाद के ज़रिए, आपसी ट्रस्ट और भरोसे के ज़रिए ही मसले का हल हो सकता है। ताकत के ज़रिए लोगों का मुंह बंद करके, लोगों को जेलों में डालकर, जमातों पर पाबंदियां लगाकर और लोगों को गिरफ्तार करके आप इस मसले का हल नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंजीनियर मोहम्मद सलीम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है नाकाम हो गई है और जो वादे उसने 2014 में किए थे शायद वो उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तरह तरह के जज्बाती मुद्दे वो लेकर आई है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं अहमदाबाद के मुस्लिम बिरादरी के लोग भी बीजेपी के संकल्प पत्र से बेहद मायूस नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल गुजरात यूनिट के सदर मुफ्ती रिजवान तारापुरी ने कहा कि 2014 के इलेक्शन में तरक्की का दावा करने वाली मोदी हुकूमत 5 साल मुकम्मल होते होते फिरक़वारियत पर आ गई है। गुजरते गुजरते जो हैं ये तमाम के तमाम मुद्दे जो तामीर और तरक्की के थे, वो तमाम के तमाम मुद्दों को गायब कर दिया और कम्युनल और फ़िरक़ावारियत के ऊपर जो है पूरी हुकूमत जो है इनकी आखिर के अंदर उसका इख्तिताम हो रहा है। अब नई इलेक्शन हो रहा है और नया मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया है, उसके अंदर फिर वही जो है रुदात और वही दास्तान उन्होंने दोहराई है। तलाक का मसला हो, ये भी कम्युनल इश्यू है, राम मंदिर का मसला है, ये भी कम्युनल इश्यू है। तो आप जो है इस देश के ऊपर हुकूमत सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर ही करना चाहते हैं। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। रोज़गार की बात हो, ब्लैक मनी की बात हो या कश्मीर से 35A कलम हटाने की बात हो, कुछ तो नहीं किया, बल्कि आप तो जाकर बैठ जाते हो। जिसको आप हटाने की बात करते हो उसको आप उसके साथ जाकर आप सरकार बनाते हो। मैं मानता हूँ कि ये पूरा झांसा पत्र है। जैसे पिछली मरतबा 15 लाख देने की बात की थी, 50 लाख मकान बनाने की बात की, पर से 4 करोड़ जितने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कम हुए। तो अगर इनको सही मानों में ये पैसा लाना था, 15 लाख रुपए लाना था, काला धन बाहर से लाना था, खुला पड़ना था, तो क्या हुआ उसमें? अहमदाबाद के सरखेज इलाके में रहने वाले मुस्लिम बिरादरी के लोग एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई मुश्किलात से हर दिन 2-4 हो रहे हैं। इलाके में ना तो सड़क है, न पानी और ना ही गटर लाइन। इसीलिए इलाके के लोगों ने अब ये फैसला कर लिया कि अपने ही इलाके के किसी उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा जाए। यही वजह है कि गांधीनगर लोकसभा हलके में अमित शाह के सामने आजाद उम्मीदवार के तौर पर शाहीन बानो इंतखाबी मैदान में नजर आ रही हैं। अहमदाबाद का सरखेज इलाका गांधीनगर लोकसभा सीट में आता है। इस इलाके से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी एक लंबे अरसे तक MP रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह बीजेपी ने अमित शाह को इंतखाबी मैदान में उतारा है। इस इलाके के लोग आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, इसलिए लोगों ने अपना उम्मीदवार खुद मैदान में उतारने का फैसला किया है। सरखेज इलाके में रहने वाली एक गरीब खातून ने आजाद
उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिनका नाम है शाहीन बानो। आना पड़ा कि जितने भी नेता है वो हमारा कुछ भी सुनवाई करते हैं नहीं, इसलिए मेरे को मैदान में आना पड़ा। जितने हमारे मुस्लिम भाइयों के मकान कटिन में, उसके लिए अगर जीत जाती हैं तो जीत जाएंगे तो सारे का काम करेंगे। फैसला इसके लिए लिया गया कि यहाँ कोई नेता इस एरिया में आ नहीं रहा और कोई परवाह नहीं है एरिया की। इसके लिए एरिया ने सबने मिल के एकजुट बन के वोटिंग करके सबको एक जन को तैयार किया हुआ है और जितना भी जो खर्चा इसमें हो रहा है ये सब एरिया के लोग मिलके सब उस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कि लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है क्योंकि ये 2 सालों से इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनने नहीं आ रहा। ना कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद हैं और यहाँ का एमएलए और यहाँ का लोकसभा का एमपी वो बीजेपी से है, कोई ने इनको यहाँ तवज्जो नहीं दी। तभी जाके इन्होंने आंदोलन को राजनीतिक तौर पे बदलने की कोशिश की है। सरखेज इलाके की शफी लाला मस्तान की दरगाह के पास रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि इलाके में न तो पानी आता है और न ही अच्छी सड़क है। ऐसा लगता है कारपोरेशन को टैक्स भरने के बावजूद गुजरात हुकूमत हमें मकामी बाशिंदा नहीं मानती। इलाके के लोगों को मकान तोड़ने का भी नोटिस मिल चुका है। आपा को हम लोग क्यों खड़े करेंगे, यहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी बहन को आज हमने वोट में खड़ा किए हैं, हम इंशाल्लाह सब वोट उनको ही देंगे। और रहा सवाल कि अपना मकान बीच बचाव में इनको डाले हैं, अल्लाह करे कामयाब होए। हम कोई पार्टी पे नहीं रखते, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि हमको अच्छे दिन आने वाले हैं। हम 5 साल से सुनते हैं, जब से ये बोलते कि गुजरात को वाइब्रेट गुजरात, वही मुद्दे पे नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता। पर आज तक मैं 7 साल से यहाँ रहती हूँ, वो खड्डा अभी तक नहीं पूरा है। वो जो टेकरा जहाँ पे वो वहाँ पे ही है। और आप अगर आपका कैमरा घुमा सकते तो पीछे जाके देखो, जो कचरा पेटी है वो आज तक नहीं हिली। सरखेज इलाके के लोग अपने मुंतखब एमपी से इतने मायूस हैं कि वह आज़ाद उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर मजबूर हैं। लेकिन क्या ये मसले का हल है? सवाल ये है कि गुजरात हुकूमत आखिर सरखेज इलाके को नजरअंदाज क्यों कर रही है? अहमदाबाद से आरिफ अहमद की रिपोर्ट। देवबंद में बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी इत्तेहाद की मुश्तरका अवामी रैली के बाद आज मेरठ में भी बीएसपी सरबराह मायावती और आरएलडी के नायब कौमी सदर जयंत चौधरी ने अवामी रैली से खिताब किया। मायावती ने जहां शराब वाले बयान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बना डाला। मायावती ने जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, किसान और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी के चुनावी वादों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ आपके मेरठ में भी हमारे बने इस गठबंधन के लोगों पर श्री नरेंद्र मोदी की शराब का ऐसा नशा चढ़ गया है कि अब वे अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर यहां से बीजेपी को हारने के गम के नशे में जरूर पहुंचा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि खासकर आपका मेरठ हापुड़ लोकसभा की सीट का जो बीजेपी का उम्मीदवार है, चाहे वो रोजाना कितना भी नमो नमो क्यों ना करता रहे, लेकिन इस लोकसभा की सीट पर, बिजनौर लोकसभा की सीट पर, बागपत लोकसभा की सीट पर, यहाँ पर इनको जय भीम वाले जरूर इनको हराएंगे, इनकी जमानत जरूर जब्त कराएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माया, अखिलेश और अजीत का सियासी इत्तेहाद अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा है, दूसरी जानिब बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी और इन दोनों दावेदारों के माबैन बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस की अपनी हिकमत अमली नजर आ रही है। हम आपको दिखाते हैं यूपी की सियासत पर मबनी लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट।
जैसे जैसे सियासी हालात बदल रहे हैं, रुझानात तब्दील हो रहे हैं, रैलियों और इंतखाबी मुहिमों में इल्जाम तराशियां की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में मुस्लिम वोट बैंक की तरफ भी सियासी जमातों की निगाहें मरकूज रही हैं। सहारनपुर में होने वाली रैली में मायावती के जरिए खेले गए मुस्लिम कार्ड पर बीजेपी ने भले ही तनकीद की हो, लेकिन बीएसपी से जुड़े लोग यही मानते हैं कि मुसलमान बीजेपी से नाराज हैं और मुसलमानों का भला इत्तेहाद के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि बीजेपी ने न कभी कुछ किया है न वो करेगी। मुसलमानों के लिए किसी ने क्या किया? सबका साथ सबका विकास का नाम लेते हैं। कहीं कहीं हमारी जगह नहीं है, कहीं कोई हर वक्त जब देखो तब ये हिंदू मुसलमान कर देते हैं। कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं, कभी कह देते हैं अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने सीता जी को कह दिया कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। तो ये सब क्या है? ये मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। बीजेपी पर इल्जाम है कि इस जमात ने हमेशा नफरत की सियासत की है, मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम तबके का इस्तेहसाल किया है, इसे हर महाज पर नाकामो पसपा करने की साजिशें की हैं, लेकिन बीजेपी लीडर इससे मुत्तफिक नहीं है। राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, ये किसने कहा है? सुरक्षा बलों को कश्मीर से हटा लेंगे, ये किसने कहा है? दूसरा वजीर आजम कश्मीर में बना देंगे, ये किसने कहा है? अगर 370 हटी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगी, ये किसने कहा है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसको कहने वालों का समर्थन किसने किया है? जवाब इनको देना होगा। जो खुद नफरत फैला रहा हो वो दूसरे को प्रेम की सीख देगा तो समझ में किसी के नहीं आएगा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दावेदारी कुछ भी हो, लेकिन हालात गुज़िश्ता इलेक्शन से मुख्तलिफ जरूर नजर आते हैं। 70 और 75 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी मंशूर में कुछ भी लिखे, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी मार्केटिंग होती है, उसके पे अमल नहीं करते। 2014 में जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था वो आज तक संकल्प ही है, तो इनका संकल्प रहता है, पूरा नहीं होता है। तो इसलिए ये फिर 2018 में 19 में जो संकल्प ला रहे हैं वो 2022 तक पूरा नहीं होना है, इनको करना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को बहकाने की बात करते हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया है झूठी पार्टी। इसलिए इनका संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं है, जो 14 का आज तक पूरा नहीं हुआ। इस बदलते सियासी माहौल में मुस्लिम वोट बैंक की अपनी अहमियत है, लेकिन इस अंदेशे से इनकार करना अक्लमंदी नहीं कि ये मखसूस वोट बैंक तमाम सियासी जमातों में तकसीम होता नजर आता है। ये बात अलग है कि किसी सियासी जमात को ज्यादा और किसी को कम। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि वोटों की तकसीम को रोका जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने डीएम रामपुर के उस ऑर्डर को मंसूख कर दिया जिसमें आजम खान के 3 असलहों के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। असलहों के लाइसेंस कैंसिल किए जाने के बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीएम रामपुर की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में समाअत करते हुए आजम खान के असलहों के लाइसेंस को बहाल करने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने रियासती हुकूमत से इस मामले में 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। देखिए, आजम खान के पास 3 असलहे थे और तीनों को अलग अलग जिलाधिकारी रामपुर ने नोटिस दिया और तीनों लाइसेंस को निलंबित कर दिया। और सिर्फ निलंबित ही नहीं किया, आगे भी नोटिस में ये कहा कि आपका लाइसेंस क्यों न निरस्त कर दिया जाए, जबकि उनके ऊपर जो जिस क्रिमिनल केस का जिक्र किया है वो 188 है, जिसमें वो जमानत पे हैं। सिर्फ उसी वो 2014 का है, वो कोई ग्राउंड नहीं है, महिला फाइटी लगता है। इसी महिला फाइटी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने इसको चैलेंज किया। यूपी में शिवपाल यादव की नौतश्कीलशुदा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रामपुर से उम्मीदवार संजय सक्सेना का पर्चा नामजदगी खारिज किए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने संजय सक्सेना को रामपुर से पार्टी का टिकट दिया है, लेकिन मकामी इंतजामिया ने संजय सक्सेना का पर्चा नामजदगी खारिज कर दिया है। संजय सक्सेना ने मकामी इंतजामिया के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। उनका कहना है कि बीजेपी के दबाव में उनका पर्चा नामजदगी खारिज किया गया। देखिए साहब, मेरा जो पर्चा खारिज हुआ भाजपा की बौखलाहट, जय प्रदा का डर
और प्रशासन की सांठ-गांठ से खारिज हुआ। बहुत जोश और खरोश से मैंने पर्चा भरा था, सीधा 5 प्रस्तावक की वजह से मेरा पर्चा खारिज हो गया। जबकि इतनी जोश और खरोश से मैंने भरा था, आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, पब्लिक देख सकते हैं कितनी पब्लिक थी। 10 प्रस्तावक मैं लेके गया था, 5 मेरे अंदर जाने, 4 अंदर जाने दिए कैंडिडेट और बाकी मेरे बाहर रख दिए। 10 प्रस्तावक तो मैं लेके गया था, 10 मेरे वेटिंग में थे। अब मैं डीएम साहब को भी लगाई, चुनाव आयोग में मैंने अपील करी है और बाकी मैं न्यायालय पे आया हूँ। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि बाहर ही प्रशासन ने इनके लोगों को रोक लिया। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 लोगों से ज़्यादा का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन है, संगठन जिसकी पोस्ट होल्डर तकरीबन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 लोगों से ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या 5, 10, 15, 20 प्रपोजल्स नहीं मिलेंगे उसे? कांग्रेस ने राहुल गांधी और तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने नोटिस जारी करके 27 मई को कोर्ट में मौजूद रहने का हुक्म जारी कर दिया है। दरअसल नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और सुरजेवाला ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पर 750 करोड़ रुपया, जो कि काला धन था, उसे बैंक के जरिए वाइट करने का इल्जाम लगाया था। इस मामले को लेकर एडीसी बैंक के चेयरमैन ने राहुल गांधी और सुरजेवाला के खिलाफ हत्या जिद का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज इस मामले पर अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में समाअत हुई। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के विरुद्ध नामदार कोर्ट ने आज उन दोनों के विरुद्ध में समन्स इश्यू किया है और उनका नेक्स्ट डेट जो उनको अपीयरेंस करने के लिए, उनको हाजिर रहने के लिए बुलाया है, वो 27/5/2019। कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद ये डेफेमेशन की कंप्लेंट्स थी दोनों के खिलाफ और रणदीप सुरजेवाला जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडीसी बैंक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।